आई लेफ्ट इन्फोसिस 2 टाइम्स। जी हाँ, मैंने इन्फोसिस से जॉब 2 बार छोड़ी है। तो इसका यह मतलब निकल के आता है कि मैंने इन्फोसिस 2 बार ज्वाइन भी की है। तो क्यों मैंने इन्फोसिस में 2 बार जॉब की, क्यों मैंने इन्फोसिस से फर्स्ट टाइम जॉब छोड़ी और क्या रीजन था दूसरी बार जॉब छोड़ने का। तो कॉर्पोरेट दोस्त के आज के इस वीडियो में मैं अपना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फोसिस का एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, आप सभी का कॉर्पोरेट दोस्त। मुझे है 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम करने का। इस दौरान मैंने काम किया इन्फोसिस, टीसीएस, डिलॉयट, वेल्स फार्गो, सामा टेक्नोलॉजी जैसी कंपनीज के साथ। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल कॉर्पोरेट दोस्त को अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर तो जरूर करें। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि मुझे इन्फोसिस के साथ 2 बार काम करने का मौका मिला, यानी कि मैंने इन्फोसिस को 2 बार ज्वाइन किया है। यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं, जो मेरे पुराने वीडियोस देखते हैं, कि इन्फोसिस मेरी पहली कंपनी थी, यानी कि जो मेरी करियर की शुरुआत है वो इन्फोसिस मैसूर की ट्रेनिंग से हुई थी और मैंने शुरुआत के जो 3.5 साल है वो इन्फोसिस के साथ गुजारे हैं। तो 2000 एंड में जैसे कि मेरी मैसूर ट्रेनिंग शुरू हुई थी और जून 2013 में मैंने इन्फोसिस को छोड़ा था और नई कंपनी ज्वाइन की थी। तो यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि पहली बार मैंने इन्फोसिस को क्यों छोड़ा। तो इसके पीछे कोई खास मेजर रीजन नहीं था। इसके पीछे एक ही रीजन था कि मेरे साथ के लोग भी नई जॉब्स ढूंढ रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी ढूंढना शुरू करता हूं। दूसरा रीजन ये था कि इस दौरान 3 साल के स्पैन में जो मैंने इन्फोसिस के साथ गुजारे हैं, इसमें जो मेरी सैलरी है पोस्टिंग के बाद वो 3.25 लाख रुपीज से सिर्फ 4.5 लाख रुपीस पहुंची थी। यानी कि इन 3 सालों में मुझे जो इंक्रीमेंट हुआ था वो हुआ था 1.25 लाख रुपीस का। तो मैंने सोचा है कि सब स्विच कर रहे हैं तो मैं भी स्विच करता हूं, क्या पता अच्छा पैकेज मिल जाए। तो उस टाइम मेरा रीज़न यही था, मैं काम से कुछ ज़्यादा परेशान नहीं था, कंपनी से परेशान नहीं था, मेरे साथ के जो टीममेट्स भी थे, पीयर्स भी थे, वो भी सही थे। तो एज सच कंपनी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस ये था करियर में आगे बढ़ना था, फाइनेंशियली और चीज़ें अर्न करनी थी, ज़्यादा पैसा कमाना था। तो यहाँ पे मैं आप सभी से कहूँगा कि ऐसे जो डिसीजन लिए जाते हैं, ऐसे जो आप स्विच करते हो, ये सही नहीं है कि आप दूसरे को देख के कर रहे हो या सिर्फ पैसा ही आपका रीज़न है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आपका करियर शुरू होता है, 2-3 साल का एक्सपीरियंस होता है, तो आपको अपने स्किल वाइज, अपॉर्चुनिटी वाइज, अपने आप को इम्प्रूव करने वाइज जॉब चेंज करनी चाहिए, नए प्रोजेक्ट्स में जाना चाहिए, ना कि सिर्फ पैसे के बेसिस पे, जो कि मेरी गलती है, मैं एडमिट करता हूं। लेकिन अपनी इस गलती से, अपने इस एक्सपीरियंस से ये चीज़ आपको बताना चाहता हूं ताकि आप इस चीज़ का ध्यान रखें। पैसा एक फैक्टर ज़रूर है, लेकिन सिर्फ पैसा ही फैक्टर नहीं है, क्योंकि आपने इस करियर में, आपने सॉफ्टवेयर में अगर लंबे समय तक रहना है तो आपको स्किल्स पे काम करना, नई टेक्नोलॉजीज़ को सीखना, अपने आप को अपग्रेड करना, ये बहुत ज़रूरी है। तो पोस्टिंग के बाद जब मैंने 3 साल इन्फोसिस के साथ काम किया तो इस दौरान मैं सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट के साथ जुड़ा रहा और वो था बैंकिंग से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट। और इस दौरान मैंने इस डिपार्टमेंट में सिंगल प्रोजेक्ट पे ही काम किया। जी हाँ, ये इतना लंबा प्रोजेक्ट था कि 3 साल से ये प्रोजेक्ट चला ही आ रहा था। स्क्रैच से इस प्रोजेक्ट में मैं जुड़ा था शुरुआती दिनों से। यहाँ पे मैं आपको एक स्ट्रेंज बात बता दूं कि मेरे कुछ नोन लोग जो इन्फोसिस में अभी भी हैं, वो बताते हैं कि ये प्रोजेक्ट अभी तक भी चल रहा है। जी हाँ, लगभग इस प्रोजेक्ट को चले हुए 10 साल हो चुके हैं। तो कई बार इतने लंबे प्रोजेक्ट्स होते हैं, इतनी लंबी डीलिंग्स होती है क्लाइंट्स के साथ, जो कि काफ़ी ड्यूरेशन तक चलते रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इस प्रोजेक्ट में मैंने क्या काम किया। तो जैसे कि ये बैंकिंग सेक्टर के लिए था, तो इसमें जो शुरुआत में जो काम था वो मेरी ट्रेनिंग जिसमें हुई थी जावा में, उसमें थोड़ा बहुत हमें काम करने को मिला 6 महीने, लेकिन उसके बाद इन टेक्नोलॉजीज पे काम नहीं हुआ। उसके बाद ओरेकल एप्लीकेशंस का एक टूल था जिसे हमें सिखाया गया इनिशियली, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, जो कि मुझे आज तक भी समझ अच्छे से नहीं आया है। लेकिन हाँ, कुछ पार्ट्स, कुछ चीज़ें, कुछ मॉड्यूल्स उसके समझे, फिर उस पर काम किया और 3 साल हम इसी के अराउंड ही काम करते रहे। अब मैं बहुत ब्रिलियंट नहीं था, मैं एक एवरेज सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। इस दौरान मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर से सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना। मेरी 2 अप्रेजल्स हुई, दोनों अप्रेजल्स में मुझे एवरेज रेटिंग मिली। जैसे कि इन्फोसिस में एवरेज रेटिंग जो होती है उसे कहा जाता है मेट एक्सपेक्टेशंस। और जो 2 मेरे अप्रेजल हाइक्स हुए वो 8% के करीब हुए। तो मैं ओवरऑल कंपनी से खुशी था कि मुझे एवरेज रेटिंग मिल रही है, मैं एवरेज काम कर रहा हूँ, कंपनीज की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, थोड़ी सी वर्क लाइफ बैलेंस भी था, मुझे बहुत लेट रात तक रुकना कम पड़ता था। हाँ, कभी कभार मौके होते थे कि जब आपको लेट भी रुकना पड़ रहा है, लेकिन इतना चलता है कि कभी काम ज़्यादा आपके पास आ सकता है। तो इन नटशेल ओवरऑल इन्फोसिस से पहली बार जॉब छोड़ने का कोई मेजर रीज़न कंपनी की वजह से नहीं था, किसी पीयर या किसी मैनेजर की वजह से नहीं था, ये मेरा खुद का डिसीजन था। मेरा एक इंटरव्यू क्रैक हो गया था और मुझे जाना था, वो मुझे अच्छा पैकेज दे रहे थे, तो इसलिए मैं चला गया। तो
तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि मेरी जो प्लेसमेंट हुई थी वो हुई थी TCS में, जी हाँ, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। और जो मुझे हाइक मिला था वो मिला था लगभग 70% के करीब। तो ये बहुत अच्छा हाइक था और उस टाइम तो पता भी नहीं होता था कि हाइक कितना मिलता है, कितना अच्छा होता है, कितना खराब होता है, क्योंकि ये मेरा पहला स्विच था। तो ऐसा कुछ रीजन था पहली बार इन्फोसिस छोड़ने का। अब TCS कैसे मैं गया, कैसा मेरा इंटरव्यू हुआ, क्या वो प्रोसेस था, वो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा इन्फोसिस मैंने दोबारा से कैसे छोड़ी, आखिर मैंने इसे फिर से ज्वाइन क्यों किया। तो फिर जब मैंने TCS को ज्वाइन किया था उसके 1.5-2 महीने के अंदर फैमिली में कुछ ऐसी इमरजेंसी हुई, इतनी सीरियस इमरजेंसी हुई, जिस वजह से मुझे TCS से रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि मुझे उस लोकेशन से वापस अपनी लोकेशन मूव करना था। इसलिए मैंने TCS से रिजाइन किया कुछ ही महीनों के अंदर, यानी कि 1.5-2 महीने में रिजाइन किया और 3-3.5 महीने के बाद मुझे TCS से फाइनली रिलीज किया गया। ये मैंने डिटेल में समझाया है अपने एक पुराने वीडियो में, जिसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो TCS से जब मैंने रिजाइन किया और मुझे अपनी पुरानी लोकेशन में जाना था, तो मैंने इन्फोसिस से बात की, अपने मैनेजर से बात की कि वो मुझे दोबारा से हायर कर सकते हैं। तो उन्होंने इस चीज को एग्री किया, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि आप जिस पैकेज पे गए हैं, यानी कि जिस हायर पैकेज पे 70% हायर पैकेज पे गए हैं, उस पैकेज पे वापस नहीं लिया जाएगा, आपको लिया जाएगा आपके पहले वाले पैकेज पे। जी हाँ, फैमिली इमरजेंसी उस टाइम इतनी सीरियस थी कि मुझे वापस 70% कम पैकेज पे आना पड़ा था, यानी कि जो मेरा पैकेज 4.5 लाख रुपए था। तो खैर, इमरजेंसी उस टाइम पे इतनी सीरियस थी कि मुझे वो एक्सेप्ट करना पड़ा, क्योंकि मुझे उस लोकेशन से जॉब पे भी जाना था और उस इमरजेंसी सिचुएशन को भी हैंडल करना था। तो खैर, ये तो हुई बात वापस ज्वाइन कैसे हुआ। अब इसके बाद मैंने इन्फोसिस में फिर से 2014 सितंबर के बाद 2017 अप्रैल तक काम किया, यानी कि इस टाइम भी मैंने लगभग नेक्स्ट 3 इयर्स इन्फोसिस के साथ काम किया। अब जो मुझे वापस हायर किया गया था, वो वैसे तो हायर किया गया था उसी प्रोजेक्ट के लिए जिससे मैं पहले काम करता था, लेकिन एक बार क्लाइंट ने मुझे वहां से रिलीज कर दिया था, तो वो अब दोबारा वहां पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो इसलिए मैं वापस से उस प्रोजेक्ट में काम नहीं कर पाया। इसलिए जब मैंने इन्फोसिस दोबारा से ज्वाइन की, मुझे सेम डिपार्टमेंट, यानी कि जो बैंकिंग सेक्टर वाला डिपार्टमेंट था, उसी के डिफरेंट प्रोजेक्ट में डाल दिया गया। यानी कि मेरा डिपार्टमेंट तो सेम रहा, लेकिन मेरा प्रोजेक्ट चेंज हो गया। अब आती है फिर से हैरानी वाली बात कि ये जो प्रोजेक्ट था, इसी प्रोजेक्ट में मैंने बिताए इन्फोसिस के नेक्स्ट 3 साल। तो जी हाँ, इन्फोसिस के पूरे करियर में मुझे ऐसे प्रोजेक्ट्स में काम करने को मिला कि जब मेरा पहला पीरियड था इन्फोसिस के साथ, उस टाइम भी मैं एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम किया, और जो मेरा दूसरा पीरियड था इन्फोसिस के साथ, उस टाइम भी मैंने सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट में काम किया। इस टाइम मेरा काम बदल चुका था। इस टाइम मैं ओरेकल एप्लीकेशन से डेटा एनालिटिक्स साइड जा चुका था। इस टाइम मैं ETL में काम करता था। ETL की चीज़ें मैंने सीखी। ETL क्या होता है इसके बारे में शायद मैं फ्यूचर में आपको थोड़ा ब्रीफ में जेनरिक आइडिया दूं, लेकिन ETL होता है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड। ऐसे कुछ टूल्स होते हैं जो इन चीज़ों पे काम करते हैं। तो अब नेक्स्ट बार जब मैंने इन्फोसिस ज्वाइन कर ली, प्रोजेक्ट में 3 साल काम कर लिया, तो नेक्स्ट मैंने इन्फोसिस को क्यों छोड़ा। तो यहाँ पे भी इन्फोसिस छोड़ने का कोई मेजर रीज़न नहीं था कि इन्फोसिस की तरफ से मुझे कोई प्रॉब्लम थी या कुछ मेजर दिक्कत आ रही थी, तो ऐसा कुछ नहीं था। प्रॉब्लम यहाँ पे इस बार सीरियसली फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी 3 साल पहले कम पैकेज पे आया था। तो इन 3 सालों में, नेक्स्ट 3 सालों में मेरा जो हाइक हुआ था, वो मतलब अब जाके उस पैकेज पे पहुंच पाया था जिस पैकेज पे मैंने शिफ्ट किया था 2014 में। जी हाँ, जो इंटरनल हाइक्स होते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। तो 3 सालों में केवल मैं उस लेवल पे पहुंच पाया था जिसमें मैं 2014 में था। तो इस टाइम पे मैं सीरियसली सोच रहा था कि अब जो फैमिली की इमरजेंसी सिचुएशन है वो थोड़ी सी कंट्रोल में है, इसलिए अब मुझे जॉब को चेंज करना पड़ेगा और अपने पैकेज को इम्प्रूव करना पड़ेगा। इसलिए 2017 में फिर मैंने जॉब्स देखनी शुरू कर दी, इंटरव्यूज़ देने शुरू कर दिए, तैयारी करनी शुरू कर दी, और इस तरीके से 1-2 इंटरव्यूज़ देने के बाद मेरा एक इंटरव्यू क्रैक हुआ, और उस इंटरव्यू के बाद मेरी नेक्स्ट प्लेसमेंट हुई। तो दूसरी बार इन्फोसिस छोड़ने का जो रीज़न था वो फाइनेंशियली था, लेकिन इस बार सीरियस वाला फाइनेंशियली था, क्योंकि इसकी ज़रूरत थी। तो ये थे वो 2 रीजंस जिस वजह से मैंने इन्फोसिस को 2 बार छोड़ा। अब आप में से जो व्यूअर्स इन्फोसिस में काम कर रहे हैं या पहले इन्फोसिस में काम कर चुके हैं, आप सभी अपने व्यूज़ भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि आपने इन्फोसिस क्यों छोड़ी, या फिर अगर आप इन्फोसिस छोड़ने का प्लान कर रहे हैं तो आपका क्या रीज़न है और आपकी किस कंपनी में जॉब लगी है। ये सभी डिटेल्स कमेंट सेक्शन में आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, कैसा लगा आप सभी को मेरा ये एक्सपीरियंस इन्फोसिस छोड़ने का, इसकी कंप्लीट डिटेल्स ये भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। जल्द मिलेंगे कॉर्पोरेट दोस्त के एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन,
जय हिंद।